welcome to the Nimbus online platform, दोस्तों. As you know, under the Agas with the NCERT series, we are covering all the NCERTs important for the UPSC point of view. So we are covering today the class 7th geography NCERT, and today we are going to take the second part of the third chapter, that is the major landforms. ठीक है, तो ये है सेकंड पार्ट जो हमारा चैप्टर है थर्ड. So starting with this, before starting the this part, I want to tell you that ये मेजर लैंड फॉर्म्स का जो है कुछ पोर्शन जो है हमने क्लास 6 के 6 चैप्टर में भी किया था. यू कैन गो एंड वॉच द वीडियो और यू कैन रीड द एनसीईआरटी बुक ऑफ क्लास 6 चैप्टर. उसके अंदर जो हमने कवर किया था उसके अंदर बेसिकली हमने वो लैंड फॉर्म्स किए थे दोज हु डिपेंड अपॉन द एलिवेशन. मतलब एलिवेशन इन द सेंस कि जैसे हमने देखा था प्लेन एरिया सबसे लो लेवल पे होते हैं, देन हमने प्लेट्यूज देखा, देन माउंटेन्स देखा. प्लेट्यूज थोड़े ऊपर अपर लेवल पे होते हैं, टेबल टाइप लैंडफॉर्म्स होते हैं, उनकी स्लोप्स अलग होती हैं. माउंटेन्स भी हमने उनके बारे में भी देखा जो हमारे चैप्टर के एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से थे इंपोर्टेंट. ठीक है, सो आज हम जो करने वाले हैं मेजर टाइप्स ऑफ द लैंडफॉर्म्स, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सोजेनिक फोर्सेस. सो बेसिकली ऐसी फोर्सेस जो बाहर से लगती है, मतलब इंटीरियर ऑफ द अर्थ से नहीं लगती, जो आउटसाइड ऑफ द अर्थ से लगती हैं, वैसी फोर्सेस के कारण जो लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं, जो इंपोर्टेंट लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले जो हमारा फोर्स है दैट इज द वेदरिंग. सो व्हाट इज वेदरिंग? फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस. सो वेदरिंग होता है ब्रेक डाउन ऑफ द रॉक्स इनटू द स्मॉलर पार्ट. हम छोटे छोटे पार्टिकल्स में अगर हम रॉक को बदल दें या बड़े रॉक को हम क्या कर दें, छोटे साइज में कन्वर्ट कर दें, सो दैट इज द वेदरिंग बेसिकली. सो वेदरिंग कैन बी लाइक ड्यू टू फिजिकल रीजंस आल्सो, जिसको हम फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग बोल देते हैं, बायोलॉजिकल रीजंस आल्सो, देन केमिकल्स के रॉक के केमिकल्स के साथ अट्रैक्ट होने के कारण भी वेदरिंग होती है, मतलब ब्रेक डाउन ऑफ द रॉक होता है. तो मेजर 3 टाइप्स हैं ये वेदरिंग के. सो स्टार्टिंग विद द फिजिकल, दैट इज द मैकेनिकल वेदरिंग. सो इसका सबसे पहले जो कोज है फिजिकल, अगर हम बात करें, दैट इज द वाटर. सो वाटर कैसे एक्ट कर सकता है, वाटर कैसे पत्थर को तोड़ सकता है, उसके बारे में जानते हैं. सो बेसिकली ये वाटर की जो वेदरिंग है इसकी एक टाइप है, दैट इज द फ्रोस्ट एक्शन, जिसको हम आइस वेजिंग भी बोल देते हैं. सो इसके बारे में हमने प्रीवियसली लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था, बट फिर भी आई वांट टू रिपीट इट अगेन बिकॉज यहाँ पे फिर से इसका जिक्र हुआ है. सो दैट इज द आइस वेजिंग. क्या होता है बेसिकली, जैसे कोई पत्थर है, ठीक है, पत्थरों के बीच में जो क्रैक्स होते हैं उसके अंदर क्या कर जाता है, ये वाटर क्या है, एंटर कर जाता है. जब वाटर एंटर कर जाता है और मान लो कि जो है हमारा जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाता है, जब ही टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो वाटर है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा. हमें पता है कि 4 डिग्री के बाद में जो है जो जब वो आइस बन जाता है तब उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो वाटर का. तो तब उसके बाद में जो जब भी वो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, बर्फ का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो उसके अंदर प्रेशर एक्सर्ट होना शुरू हो जाएगा. सो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, रॉक के अंदर इंटीरियरली भी प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, तो रॉक और क्रैक डेवलप करना शुरू कर देगा जैसे, फिर उसके कारण जो है बड़े से बड़ा रॉक भी टूट सकता है. और ये जो प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि एक बार ही आइस ने अपना फोर्स प्रेशर एक्सर्ट किया और उसी से ऐसा हो जाएगा, नहीं. मतलब इसको बहुत बारी, बहुत सारी सर्दियां निकलेंगी, सालों साल चलेगा, फिर जाके ये प्रोसेस जो है वेदरिंग कर पाएंगे इसके थ्रू. नाउ द नेक्स्ट जो हमारी फिजिकल वेदरिंग इज, दैट इज द टेम्परेचर चेंज. नाउ व्हाट इज द टेम्परेचर चेंज? सो टेम्परेचर चेंज से हमारी जो है रॉक डिसइंटीग्रेशन कैसे होती है. तो जैसे मैंने बोला था कि थर्मल एक्सपेंशन, मतलब चेंज इन टेम्परेचर करके क्या होता है, लास्ट टाइम भी समझाया था, थर्मल एक्सपेंशन. थर्मल एक्सपेंशन. नाउ व्हाट इज दिस? जब भी आपने इसकी एग्जांपल, एक सिंपल सी एग्जांपल है, आपने देखा होगा कि जब भी टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है, उसके कारण जब टेम्परेचर चेंज होगा तो बेसिकली हमने देखा है कि जो जो घर के जो दरवाजे हैं, ठीक है, सर्दियों में क्या है, इजीली ओपन और क्लोज हो जाते हैं. बट जैसे जो वुडन जो डोर्स है उनकी बात कर रहा हूँ, अगर यही मैं गर्मियों में बात करूं तो वो क्या है, वो बेसिकली फूल जाते हैं, तो वो क्या आवाज भी करते हैं. वो जो साइड, जैसे कि मान लो ये हमारा डोर है, डोर के
अंदर जो मतलब कि दरवाजा है, ये साइड वाला पेन है, जब भी हम इसको ओपन करेंगे तो गर्मियों में वो टकराता है, क्यों? क्योंकि उसकी थर्मल एक्सपेंशन हो जाती है, ठीक है। सर्दियों में वो सिकुड़ जाता है, ठीक है। जैसे मान कह सकते हो कि ठंड के कारण सिकुड़ जाता है और गर्मियों में वो एक्सपैंड हो जाता है। जब भी मतलब ये तो मैंने बताया कि विंटर और समर्स के कारण जो थर्मल एक्सपेंशन, वैसे जो है वो रोज दौरान भी ये थर्मल एक्सपेंशन होता है। जैसे रात को सर्दी हो गई, दिन में गर्मी हो गई, रात को सर्दी, फिर दिन में गर्मी, तो उसके कारण जो है जो एक रोग है उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। उस स्ट्रेस के कारण फिर से जो है रोग जो है पत्थर जो है वो टूट जाता है, तो फिर से उसकी वेदरिंग हो जाती है। सो दिस इज दी वेदरिंग ड्यू टू दी टेम्परेचर चेंज, जिसको हम बोल देते हैं रोक डिसइंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को। सो नेक्स्ट इज एक्सफोलिएशन। नाउ व्हाट इज द एक्सफोलिएशन बेसिकली? जैसे इसकी सिंपल एग्जांपल है जो हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, दैट इज आपके घर में जो अनियन होगा, अनियन की लेयर्स होती हैं, एक लेयर के नीचे दूसरी लेयर, उसको ओपन करते जाते हैं, देन खाए जाते हैं हम। वैसे ही जो है जो हमारी जो रोग्स हैं इसकी भी काफी लेयर्स होती हैं। जैसे ऊपर वाली लेयर जो है पहले निकल गई, उसकी वेदरिंग हो गई ड्यू टू दी यू कैन से दी हीट के कारण, या इसके ऊपर जो भी स्ट्रेस हुआ उसके कारण, प्रेशर के कारण, तो जो पहले वाली ऊपर वाली लेयर निकल गई, फिर दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, ऐसे जो है वेदरिंग होती रहेगी, ठीक है। ड्यू टू दिस मैकेनिकल फोर्सेज इसको बोल देते हैं एक्सफोलिएशन, ठीक है। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द मैकेनिकल वेदरिंग, या जिसको हम फिजिकल वेदरिंग बोल देते हैं। नाउ द फर्स्ट काइंड ऑफ वेदरिंग वी हैव कंप्लीटेड। नाउ मूविंग क्विकली टू द सेकंड टाइप ऑफ द वेदरिंग, दैट इज द केमिकल वेदरिंग। इसको भी हमने काफी टाइप्स में कन्वर्ट मतलब के किया हुआ, जो इंपॉर्टेंट है वो ही डिस्कस कर रहे हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। इसमें से कुछ जो है हमारे एनसीईआरटी में मेंशन्ड भी नहीं है, बट क्योंकि हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, तो हमें देखना जरूरी बनता है इनको। जैसे सबसे पहले हाइड्रेशन की बात कर लेते हैं। नाउ हाइड्रेशन से, हाइड्रा वर्ड से हमें क्या पता लगता है कि वाटर की इन्वॉल्वमेंट है। सो बेसिकली हाइड्रेशन में क्या होगा, जब वाटर जो है एक पर्टिकुलर रोग के साथ इंटरेक्ट करेगा, तब क्या होगा, जो उस पर्टिकुलर रोग में जो मिनरल है उसके जो केमिकल बॉन्ड्स हैं उसके अंदर चेंजेस आ जाएंगे। अब रोग किससे बना हुआ है आपको पता है, रोग के अंदर बहुत सारे मिनरल्स बने हुए हैं। जब मिनरल्स पानी के कांटेक्ट में आएंगे तो उनकी जो केमिकल बॉन्ड्स है उनमें चेंजेस आ जाएंगे, और उससे जो है वो रोग जो है चेंज हो जाएगा। और जैसे कि इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे एनहाइड्राइट है, एनहाइड्राइट को जब हम वाटर के साथ इंटरेक्ट करवा देते हैं तो वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये वो ही जिप्सम है, अगर आपको पता हो, जिससे प्लास्टिक ऑफ पेरिस बनता है, तो उसके अंदर कन्वर्जन हो जाती है एनहाइड्रेट रॉक की, ठीक है। इससे क्या हुआ, जो एनहाइड्रेट रॉक था वो टूट गया, ठीक है, जिप्सम में कन्वर्ट हो गया। जब कन्वर्जन प्रोसेस में इसकी वेदरिंग हो गई इसकी, ठीक है। दिस इज द हाइड्रेशन। Now, moving to the second type of the chemical weathering, that is the hydrolysis. Now, what is the hydrolysis basically? So, इसको हम सॉल्यूशन वेदरिंग भी बोल देते हैं कि क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूशन फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिकली सॉल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं। सॉल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं, वन इज सोल्यूट एंड अनदर वन इज सोलवेंट। जब दोनों को आपस में मिक्स कर दिया जाता है तो हमें क्या मिल जाता है, सॉल्यूशन। जैसे इसकी एग्जांपल क्या करते हैं, हम एक वाटर की ग्लास लेते हैं, उसके अंदर हम शुगर मिक्स कर देते हैं, दैट फॉर्म्स द सॉल्यूशन। सो दैट काइंड ऑफ थिंग इज हाइड्रोलिसिस। अब इसके कारण वेदरिंग कैसे होगी, लेट्स सी दैट। सो जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई सोल्यूशन क्या है, आपको पता लग गया कि दो चीजें, एक सोल्यूट एक सोलवेंट, उन दोनों को मिक्स किया और हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास सोल्यूशन बन गया। अब बेसिकली इसकी एग्जांपल क्या है, इसमें भी क्या है, वाटर का इंटरेक्शन होता है। वाटर जब मिनरल के साथ इंटरेक्ट करेगा तो वो सोल्यूशन बना देगा, जिसके कारण क्या है, वेदरिंग हो जाएगी। जैसे इसकी एग्जांपल है सोडियम मिनरल। अगर किसी रॉक के अंदर सोडियम प्रेजेंट है, ठीक है, Na प्रेजेंट है, सोडियम मिनरल प्रेजेंट है, जब वो वाटर के कांटेक्ट में आ जाएगा तो वो साल्ट वाटर फॉर्म कर लेगा। सोडियम मिनरल से क्या मतलब NaCl भी हो सकता है ये सोडियम मिनरल। NaCl जो कॉमन सॉल्ट हम कंज्यूम करते हैं खाने में, तो NaCl के जब वाटर से कनेक्शन हो गया तब वो क्या बन गया, सॉल्ट वाटर सोल्यूशन बन गया। अब इससे वेदरिंग देखो, अब ये वेदरिंग जो हुई, सोडियम मिनरल की वेदरिंग के कारण ही ये जो है लैंडफॉर्म्स क्रिएट हुए। ये जो है बड़े बड़े रॉक्स हैं, इसके अंदर काइंड ऑफ वेवी स्ट्रक्चर आ गया इनके ऊपर, मतलब इनकी रॉक्स की तोड़फोड़ हुई। तो दिस इज द एग्जांपल, इनको वेव रॉक्स भी बोल देते हैं, एज यू कैन सी हियर। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ द हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो हमने क्या किया, हाइड्रेशन,
और हाइड्रोलिसिस। हाइड्रेशन में क्या था, केमिकल बॉन्ड चेंज हो गया था, और हाइड्रोलिसिस में क्या है, एक सोल्यूशन बनता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। सो नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन की एग्जांपल क्या है, रॉक के ऊपर भी रस्ट लग सकती है। रस्ट क्या है, रस्ट इज काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन, मतलब करोजन ऑफ मेटल को बोल देते हैं। करोजन ऑफ एनी मेटल इज causes the erosion, ठीक है। corrosion के साथ, corrosion का क्या होता है, मतलब oxidation of any metal causes the corrosion basically। अब जब आयरन के ऊपर जब पानी और हवा जब मिलेगी दोनों, तो उसकी भी रस्टिंग हो जाएगी। अब अगर किसी पत्थर के अंदर आयरन का कंटेंट प्रेजेंट है, तब वो क्या है, जब पानी और हवा के साथ कांटेक्ट में आएगा, तब उस पत्थर की भी क्या हो जाएगी, रस्टिंग हो जाएगी, मतलब करोजन हो जाएगी। तो ये करोजन के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। सो दिस इज आल्सो द काइंड ऑफ द केमिकल वेदरिंग। सो नेक्स्ट इज कार्बोनेशन। कार्बोनेशन क्या है, कार्बोनेशन वर्ड जो है वो बना है कार्बन डाइऑक्साइड से। मतलब जब भी कार्बन डाइऑक्साइड के इंटरेक्शन से कोई रॉक जो है कार्बन डाइऑक्साइड के से इंटरेक्ट करेगा, तब उसकी जो है फॉर्म चेंज हो जाएगी और उसकी वेदरिंग हो जाएगी। अब इसकी एग्जांपल जो है हम हायर क्लास की एनसीईआरटी में देखते हैं, कास्ट जो लैंड फॉर्म है, जैसे ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ द कास्ट लैंड फॉर्म्स, ठीक है। मतलब अंडरग्राउंड में भी ऐसी लैंडफॉर्म्स पाई जाती हैं। अब कास्ट लैंडफॉर्म्स में ये कार्बोनेशन का प्रोसेस होता है, वेदरिंग का प्रोसेस होता है। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल, ठीक है। इसके अंदर नहीं लिखा गया, नो डाउट, हमारी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, ठीक है, बट स्टिल दिस इज द पार्ट ऑफ द केमिकल वेदरिंग, कार्बोनेशन। नाउ मूविंग टू द थर्ड टाइप ऑफ द वेदरिंग, दैट इज द बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो बायोलॉजिकल वेदरिंग की सबसे पहली एग्जांपल देखते हैं, प्लांट ग्रोथ के कारण। अब बायोलॉजिकल में मतलब जिन चीजों में, बायो का मतलब लाइफ, जिन चीजों में लाइफ होगी, अगर वो जो हमारे जो पत्थर की तोड़ फोड़ करेंगे, उनको हम बोल देंगे बायोलॉजिकल वेदरिंग। सबसे पहली एग्जांपल प्लांट ग्रोथ की कर लेते हैं। सो प्लांट ग्रोथ की क्या एग्जांपल है, जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो, ये रॉक है, प्लांट की जो रूट्स हैं, प्लांट की जो स्टेम है, वो पत्थर को चीरते हुए जो है वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। जैसे जैसे वो डेवलप हो रहा है, वैसे वैसे जो पत्थर को भी तोड़ रहा है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ द बायोलॉजिकल वेदरिंग ड्यू टू प्लांट्स। ओके, सो ह्यूमंस भी बहुत बड़ा एलिमेंट है वेदरिंग का, जो पत्थरों को तोड़फोड़ करने में। आपने देखा होगा जो हाईवेज हैं, ठीक है, जो हाईवेज को हैवीली कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं माउंटेन एरियाज में, कैसे कर रहे हैं वो, हमारा बाय यूजिंग दीज काइंड ऑफ जेसीबीज एंड ऑल, और उसके अलावा पत्थरों की तोड़फोड़, या आपको इवन के एक्सप्लोजिव्स को भी यूज करते हुए इन पत्थरों की, जो माउंटेन्स की, बड़े बड़े रॉक्स की चट्टानों को तोड़ते हैं और रास्ता बनाते हैं अपने लिए। सो ह्यूमंस आर आल्सो द पार्ट ऑफ द वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग। सो नेक्स्ट इज एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी है क्या, पार्ट ऑफ द दिस बायोलॉजिकल वेदरिंग। एनिमल्स के एग्जांपल जैसे कई क्रिएचर्स ऐसे हैं जो धीरे धीरे जो है, जो सॉफ्ट पत्थर होते हैं, उनमें अपना घर बना लेते हैं, उनके अंदर खुदाई करने के बाद उनमें अपना घर बना लेते हैं। सो दैट इज एग्जांपल ऑफ द एनिमल वेदरिंग। इफ यू टॉक अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वेदरिंग्स, सो इसकी एक इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है, दैट इज द लिचन्स। सो लिचन क्या है बेसिकली, सो ये देखो, पत्थर के ऊपर क्या है, ये लिचन्स प्रेजेंट हैं। ये पहाड़ी इलाके में, ये जनरली मोस्ट सीड एंड लिचन्स आपने वर्ड सुना होगा, ये पहाड़ी इलाके में पाए जाते हैं, और यूपीएससी में इसका साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी काफी बार पूछ चुके हैं। सो बेसिकली लिचन्स है क्या, सो लिचन्स आर दी कॉलोनी ऑफ दी फंजाई। कॉलोनी होता है कि आपस में जहां पे एक काइंड ऑफ इकट्ठे मिलके रहते हैं, तो फंगई, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंगई जो है यहाँ पे इकट्ठे मिलके जहाँ पे रहती है, उसको हम बोल देते हैं लिचन्स। रॉक के ऊपर ये सरवाइव करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली अब ये ऐसे केमिकल्स को प्रोड्यूस कर देते हैं ये लिचन्स, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। ऐसे एसिडिक केमिकल्स को इन्होंने प्रोड्यूस किया लिचन्स ने, जिससे जो रॉक है धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है। पहले क्रैक्स आएंगे, कोरोजन होगी, क्रैक्स आएंगे, उसके बाद में उसके अंदर पानी का भी एक्शन होगा, तो सारे प्रोसेसेस को कंबाइन करने के बाद जो है वो रॉक क्या क्या हो जाएगा, वेदरिंग हो जाएगी उसकी। अब इसकी अलग दूसरी एग्जांपल क्या है, जो एल्गी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया की तरह ही क्या करते हैं, यूज द मिनरल्स फॉर द न्यूट्रिशन।
Now what do we mean by this? जो वो क्या है, जो एल्गी है वो भी आपने देखा होगा कि पत्थरों पे पाई जाती है, पत्थरों के ऊपर एल्गी लगी होती है. सो बेसिकली क्या होता है, वो उसके ऊपर थ्राइव करते हैं, और जो उसके रॉक के अंदर जो मिनरल्स प्रेजेंट है, एल्गी उन मिनरल्स को खाती है और उसके ऊपर सर्वाइव करती है. तो उससे जब हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर रही है एल्गी, तो उससे क्या होगा, उसका ब्रेक डाउन होगा. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो द काइंड ऑफ द वेदरिंग ड्यू टू दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये एग्जाम्पल है. ठीक है, ये लिचन्स एंड एल्गी. आई होप आपको ये समझ में आ गई होंगी एग्जाम्पल्स. ठीक है जी. सो मूविंग बैक टू दी नेक्स्ट फोर्सेस, दैट इज द इरोजन. तो एक्सोजेनिक फोर्सेस की बात कर रहे हैं. तो सबसे पहले हमने बात करी, अब हम बात कर रहे हैं इरोजन की. इससे पहले हमने सारी की सारी वेदरिंग की बात करी. सेकंड इज द इरोजन. सो दीज आर द एजेंट्स ऑफ द इरोजन. नाउ व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ द इरोजन? जैसे वाटर. अब वाटर क्या है? वाटर बेसिकली इरोड करेगा. इरोजन का मतलब किसी चीज के को लाइक हम बोल देते हैं ना, खुरचना. सो दैट इज किसी पर्टिकुलर रॉक को खुरचने के बाद, ठीक है, खुरचने को कहते हैं इरोजन. बेसिकली उसको इरोड करके अपने साथ ले जाना, बहा के. सो उसको हम इसी प्रोसेस के अंदर, इरोजन के अंदर हम देखते हैं. सो एजेंट्स ऑफ इरोजन, कौन कौन से जो एजेंट्स हैं जो इस चीज को इरोजन करने में, रॉक की इरोजन करते हैं. सो जैसे वाटर, ठीक है, उसके अलावा वेव्स, विंड्स, ग्लेशियर्स. सो दीज आर दी मेन एजेंट्स. ठीक है, वाटर में भी, रनिंग वाटर में और ग्राउंड वाटर दोनों में हम काइंड ऑफ इरोजन होते हैं. सो हियर वी विल कवर दिस वेव एंड विंड एंड ग्लेशियर एंड रनिंग वाटर. जो ग्राउंड वाटर है ये इस एनसीईआरटी में कवर नहीं है. बाकी जो इरोजन गिवन है, उसके जो एजेंट्स गिवन है, उसको हम डिटेल में देखते हैं. सो स्टार्टिंग विद द वाटर. ठीक है, क्योंकि वाटर इज द मेजर कॉज ऑफ द इरोजन हम कह सकते हैं. सो इरोजन में सबसे पहले जो मेन रोल रहता है, दैट इज ऑफ द रिवर. मतलब वाटर के अंदर, सब कैटेगरी के अंदर हम रिवर की बात करते हैं कि रिवर कैसे इरोजन कोज करता है रॉक्स की. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. सो सबसे पहले तो हम जानने से पहले कि रिवर कैसे करता है इरोजन, उससे पहले उसका ट्रैक्ट देख लेते हैं, उसकी स्टेजेस ऑफ रिवर देख लेते हैं, क्या क्या स्टेजेस होती हैं, किस प्रकार से जो रिवर को हमने बांटा हुआ है. ठीक है, और ये गंगा में भी ऐसा, हर जो मेजर रिवर है उसमें यही सिस्टम जो है फॉलो होता है बेसिकली. ठीक है, इसको आप मान सकते हैं गंगा में भी ऑलमोस्ट यही चीज जो है फॉलो होगी. तो सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, फर्स्ट स्टेज इज यंग स्टेज, देन मैच्योर स्टेज, देन ओल्ड स्टेज. अब इन सभी के बीच में क्या है, सभी के कैरेक्टर्स में, रिवर के फ्लो के कैरेक्टर में क्या है, अंतर है. अब क्या अंतर है उसके बारे में हम जानते हैं. So before starting this difference between the young, mature and the old rivers, we need to know some terms. ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है. ये आगे भी आपको ज्योग्राफी में पढ़ने में, जो रिवर सिस्टम को पढ़ेंगे, आपको यूज होंगी. सो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ इरोजन कोज्ड बाय द रिवर. वन इज हेडवर्ड, अनदर वन इज लेटरल, देन वर्टिकल. ठीक है, ये डायग्राम से आपको समझ आ जाएगा कि ये क्या फर्क है इन दोनों में. अब मान लो, जस्ट इमेजिन किसी पर्टिकुलर जगह से, किसी सोर्स से पानी की शुरुआत हुई बहने की. ठीक है, मान लो किसी झरने से ही पानी का बहना शुरुआत हुआ. ठीक है, झरने से ही तो नदियां आगे बनेगी ना. अब जब झरने ने बहना शुरू किया तो वो क्या करेगा, वो आगे वाली जमीन को इरोड करना शुरू करेगा. मतलब जो आगे उसके रास्ते में आ रही है उस जमीन को इरोड करना शुरू करेगा. जैसे, ठीक है, इसको बहुत, इस तरीके की इरोजन को जो अपने आगे वाली जो भी जगह है उसको इरोड कर रहा है, उसको हम बोलते हैं हेडवर्ड इरोजन. ठीक है, तो हेडवर्ड इरोजन, आई होप आपको समझ लग गया. जैसे पानी जा रहा है सीधा, उसको चीरने की कोशिश कर रहा है ग्राउंड को. दैट इज द हेडवर्ड इरोजन. देन अनदर वन इज वर्टिकल इरोजन. वर्टिकल इरोजन क्या है, अब जब पानी एक बार हेडवर्ड इरोजन कर रहा है, तब वो नीचे वाली जमीन जो है, उसकी जो नीचे वाली रिवर की जमीन भी है, उसको भी इरोड करना शुरू करेगा. ठीक है, जैसे ये देखो, मतलब अपने डीप इनसाइड द अर्थ भी इरोड करेगा, जो उसके रास्ते में जो पत्थर आ रहा है, ठीक है, उसको इरोड करने की कोशिश करेगा. दैट इज द वर्टिकल इरोजन, जो मतलब कि डीप डाउन द अर्थ को इरोड करने की कोशिश कर रहा है. देन कम्स द लेटरल इरोजन. ठीक है, लेटरल इरोजन क्या होता है, आपको पता है कि कुछ नदियों की जो है विड्थ है वो कम होती है, उसकी ज्यादा होती है. जिसकी कम है उसका मतलब उसकी लेटरल इरोजन कम है, जिसकी ज्यादा विड्थ है उसकी लेटरल इरोजन ज्यादा है.
ठीक है। सो दिस इज द थिंग। सो फिर से रिपीट करता हूँ, हेडवर्ड मतलब जो सामने रास्ता है बनाना, उसको हेडवर्ड बोलते हैं इरोजन। वर्टिकल मतलब जो डीप डाउन द अर्थ जो इरोजन कर रहा है या रिवर, उसको हम वर्टिकल इरोजन बोलते हैं। लेटरल इरोजन जो अपनी साइड्स को, जो उसका रास्ता है उसकी साइड्स को और ब्रॉड करना, उसकी उसकी और विड्थ को इंक्रीज करना, दैट इज द लेटरल इन्वर्जन। सो इसका हम आगे यूज देखेंगे कि कहाँ पे हो रहा है बेसिकली। सो कमिंग बैक टू द थ्री स्टेजेस, दैट इज यंग, मैच्योर एंड ओल्ड। इन तीनों में क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स के डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस क्यों आया बेसिकली, अब आप खुद इमेजिन करो, जब किसी माउंटेन से आप, जो माउंटेन है पूरा क्या पूरा, जहां की जिसकी स्लोप ज्यादा है, वहां से किसी हाइट से किसी चीज को फेंकोगे तो वो एकदम से बहुत ही तेजी से जो है नीचे को आएगा। ठीक है, अगर आप मान लो कि छत से बॉल को नीचे फेंक रहे हो, बहुत ही तेजी से आएगी। अगर आप सिंपली कोई एक जो थोड़ी सी स्लोप है वहां से एक बॉल को फेंकते हो, वो क्या धीरे धीरे आगे को जाएगी। ठीक है, और अगर बिल्कुल ही सीधी प्लेन एरिया तो बहुत ही कम वेलोसिटी से धीरे धीरे जो बॉल है आगे को घूम घूम के जाएगी। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री स्टेजेस। जब इनिशियली जहां से रिवर शुरू हुआ, वहां पे क्या है, बिल्कुल स्टीप है, वहां से पानी जो है बिल्कुल तेजी से जो नीचे को आएगा। ठीक है, जब तेजी से आएगा, उसके बिल्कुल जो पत्थर है उनको बहुत ही तेजी से चीरता हुआ, हेडवर्ड इरोजन बहुत ही तेजी से करता हुआ आएगा। ठीक है, अपना रास्ता बनाते हुए आएगा यहाँ पे जो पानी होगा इनिशियल स्टेजेस में, जो जब रिवर होगी। जब उसके बाद में मैच्योर स्ट्रीम में पहुंच जाएंगे, तब उसकी स्लोप क्या है, कम हो जाएगी। स्लोप कम हो जाएगी मतलब जैसे प्लेन एरियाज में स्लोप कम हो जाती है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे किस तरीके का सिनारियो होगा, वहां पे पानी की एनर्जी कम हो जाएगी, पानी की स्पीड कम हो जाएगी, वो धीरे धीरे पानी जो है आगे को बढ़ेगा। ठीक है, अब जब बिल्कुल एंड स्टेज में जब पहुंचने वाली होती है नदी, उसमें क्या है, उसमें पानी बिल्कुल फैल सा जाता है। हम देखेंगे किस तरीके की सिचुएशन बन जाती है उस केस में। सो दीज आर दी थ्री स्टेजेस ऑफ द रिवर। उस जो लास्ट स्टेज होगी इसमें तो बिल्कुल ही कम हो जाएगी स्पीड पानी की। सो स्टार्टिंग विद द यंग, तो जो यंग होता है तब वो बहुत ही कोई भी बच्चे हो चाहे रिवर हो, बहुत ही फुर्तीला भागते हैं। ठीक है, वैसे ही है जो पानी है, रिवर है जो यंग है, उसमें पानी बहुत तेजी से बहुत ही स्पीड से भागेगा। ठीक है, मोर ओवर हाई एनर्जी होगी तो रैपिड हेडवर्ड इरोजन होगी। हेडवर्ड इरोजन एज यू नो, आगे चीरते हुए जमीन को आगे जाएगी रिवर। ठीक है, अब द थिंग इज कि चाहे जितनी मर्जी सामने हिमालयाज क्यों ना हो, हिमालयाज को भी चीरते हुए आगे बढ़ती हैं नदियां। ठीक है, तो इतनी ज्यादा तेजी होती है उन पानी में, मतलब हिमालयाज को भी चीर के आगे आगे। ठीक है, देन कम्स, इनके अंदर होगा वी शेप्ड वैली होगा। वी शेप्ड वैली का मतलब क्या है, मतलब जिस ड्रेनेज सिस्टम में पानी आगे बढ़ेगा, ठीक है, उसकी शेप क्या होगी, उसकी वी शेप होगी। ये देखो, मतलब जो आप काइंड ऑफ कह सकते हैं, अगर हम जो ड्रेन जिसको हम नाली बोल देते हैं, जिस शेप में वो है, वो किस शेप में बनी हुई है, वी शेप में बनी हुई है। वो क्या है, मतलब कि वो नीचे से ऐसे नहीं है, मतलब कि अगर आपको क्रॉस सेक्शन दिखाऊं जो वैलीज का, तो वो डिफरेंट है तीनों केसेस में। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वी शेप्ड है जो हमारा क्रॉस सेक्शन है, वैली का क्रॉस सेक्शन वी शेप्ड, मतलब इसके अंदर जो है पानी आगे बहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यू शेप्ड है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल ही बिखरा हुआ है। ठीक है, तो तीनों में ये अंतर है इस वैली का सिस्टम। देखो यहाँ पे क्या है, वी शेप्ड वैली है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइड्स की जो लेटरल इन्वर्जन है, जो मतलब के जो एक नदी को चौड़ा करती है, उसकी जो इरोजन है, लेटरल इरोजन है, वो बहुत ही कम होती है। इसमें सीधा आगे को चीरती हुई नदी जो है आगे को बहती है। सो दिस इज द वी शेप्ड वैली। ठीक है, और इसका अलग दूसरा फीचर क्या है, इसके अंदर वाटरफॉल्स बहुत होते हैं। वाटरफॉल्स का कहाँ पे मेंशन्ड है, इस चैप्टर में मेंशन्ड है। तो वाटरफॉल्स किस में पाए जाते हैं, बेसिकली यंग स्टेज में पाए जाते हैं। ठीक है, आपको पता ना कि पहाड़ी इलाके में, माउंटेनियस रीजन में तो हम देखते हैं ना अलग अलग वाटरफॉल्स। नाइग्रा फॉल्स हो गया जो कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर में है, वो भी वहीं पे पाए जाते हैं। सो
जोगफाल, बहुत अलग अलग फॉल्स। और आपका होमवर्क क्या है, आप डिफरेंट जो हमारे वाटरफॉल्स हैं इंडिया के, उनके बारे में आप पढ़ें, उनको मतलब याद करने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि यूपीएससी में आजकल मैच करने में, ठीक है, कि इंडिया की जो रिवर सिस्टम्स हैं, इंडिया के अंदर जो वाटरफॉल्स हैं, उसके अंदर मैच करने के सवाल आने लगे कि ये वाला पर्टिकुलर वाटरफॉल कहाँ पे, कौन सी एरिया में पाया जाता है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये वाटरफॉल्स की एंड ऑल, वो आप अपने अलग से होमवर्क कर सकते हैं। सो ये तो था फीचर हमारा हम यंग एज में। और जो है बात है कि जब कोई इंसान यंग होता है, जैसे कि कोई मैन यंग है, तो वो क्या है, या वुमेन, तो वो ज्यादा से ज्यादा वेट कैरी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी कारण, क्योंकि इनकी एबिलिटी है ज्यादा से ज्यादा वेट कैरी करने की, तो इसी कारण जो है, जो यंग स्टेज में जो रिवर है हमारी, वो बहुत ही बड़े बड़े कंकर पत्थर, ठीक है, बड़े बड़े पत्थरों को भी अपने साथ जो है, अपने जो स्टीप स्लोप के साथ बहते हुए साथ में ही ले जाते हैं। ठीक है, मतलब जितना भी उसके अंदर सॉइल होगा, कंकर पत्थर, बड़े बड़े पत्थर होंगे, उनको साथ में अपने साथ पानी जो है अपने आप अपने साथ ले जाएगा। और फिर बाद में जब नीचे पहुंच जाएंगे इस एरिया में, जब जहां से यंग जो स्ट्रीम है जहां पे खत्म हो जाएगी, और इस एरिया में जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो यहीं पे रह जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि रिवर के पास इतनी एनर्जी नहीं बचेगी कि वो इतने बड़े बड़े पत्थरों को आगे और ले जाए। ठीक है, सो तराई रीजन जो होता है, वो जो मार्शी लैंड जो होती है, वो इसी एरिया में पाई जाती है, आपको पता होगा। सो उसके बाद जो है, जो नदी जो है, जो अपने साथ मिट्टी को जो है अपने साथ बहा के लेके जाएगी, और अपने साइड्स पे जो है मिट्टी को, एलुवियल जिसको डिपॉजिट्स बोलते हैं, उस मिट्टी को, जो फाइन डिपॉजिट होती है, वो बिल्कुल अपने आसपास के एरिया में मिट्टी को बिखेर देगी, डिपॉजिट कर देगी। ठीक है, जो कि आगे प्लेन्स में यूज होता है। किस स्टेज में होता है ये? मेच्योर स्टेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ओल्ड स्टेज की बात करें, उसमें तो आप ऐसा देखें कि सबसे फाइनेस्ट पार्टिकल जो होंगे मिट्टी के, वो बिल्कुल लास्ट स्टेज में पहुंचेगा। इसका मतलब सबसे पहले जो हैवी रह जाएगा वो आगे इसी स्टेज पे रुक जाएगा, मतलब इन दोनों स्टेज के जो जहां पे बॉर्डर होगा। और इस जो सेकंड स्टेज है, इसके अंदर आसपास सारी कहीं पे मिट्टी जो है एलुवियल प्लेन्स बन जाएंगे। ठीक है, जो एंड वाला स्टेज रह जाएगा सबसे फाइनेस्ट पार्टिकल, ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा फिर, वो काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि क्लेई सा टेक्सचर जो ज्यादा होगा, जिसके कारण वहां पे हम देखेंगे कि किस तरीके के फॉर्म, लैंड फॉर्म्स बनते हैं। ठीक है, so this is the course of the river as it follows. So second is the mature stage, जैसे मैंने बताया उसमें लो एनर्जी है, इरोजन ज्यादा टेक प्लेस करती है ऑन द आउटसाइड ऑफ द बैंड्स। अब यहाँ पे क्या थी? हेडवर्ड इरोजन हो रही थी। यहाँ पे आउटसाइड ऑफ द बैंड्स, मतलब व्हाट डू वी मीन बाय दिस आउटसाइड ऑफ द बैंड? मतलब जो उसकी साइड्स हैं, जहां पे रिवर जो है टर्न ले रही है थोड़ा सा, उसी डायरेक्शन में जो है इरोजन ज्यादा होने लग जाएगी। अब उससे क्या बन जाएंगे? मिएंडर्स बन जाएंगे। अब ये कैसे बने? लेट मी शो यू, नीचे इसकी पिक्चर है। सो सी, अब मिएंडर्स की बात कर लेते हैं, ये मेंशन्ड है हमारे चैप्टर में। तो बेसिकली मान लो कि ये जो है हमारी रिवर जो है आगे को बह रही है। ठीक है, ये ऊपर जो हमारी मिडिल स्टेज की बात कर रहा हूं, जब मिडिल स्टेज में नदी आगे को बह रही थी ऐसे, तो होता क्या है, जब यहाँ पे टर्न आ गया ना, जब यहाँ पे इसने मोड़ लिया नदी ने, तो इसका जो इस साइड आउटवर्ड वाली साइड होगी, इसमें जो साइड्स होगी, जो इसकी इरोजन होनी शुरू हो जाएगी। मतलब जो साइड्स होगी, जो आउट साइड वाली साइड होगी, वहां पे इरोजन होनी शुरू हो जाएगी। जब फिर से टर्न लेने लगेगी, ये अब ये आउटसाइड है, ये इनसाइड ऑफ द है, इसकी फिर से इरोजन होनी शुरू हो जाएगी। मतलब यहाँ से मिट्टी जो है निकलनी शुरू हो जाएगी, इरोजन। ठीक है, अब जो यहाँ से मिट्टी निकली वो कहाँ पे जाएगी? वो इस साइड पे इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी, दूसरी साइड से, इसके ऑपोजिट साइड पे इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। मतलब जो मतलब आउटसाइड से जो हमने जो मिट्टी ली, उसको दूसरे इन साइड में डिपॉजिट कर दिया, तो इससे क्या है, वो ज्यादा ज्यादा मिएंडरिंग करने शुरू कर देगी। ठीक है, जैसे स्नेक होता है ना, स्नेक कैसे चलता है, ऐसे मिएंडरिंग फॉर्म में तो चलता है, उसी तरीके से जो तुम्हारी रिवर है वो भी ऐसे मिएंडर करना शुरू कर देगी। ठीक है, मतलब आप खुद सोचो, जैसे ही एकदम से जो तेज पानी जो आ रहा है, वो किस साइड को काटेगा? वो इसी साइड को तो काटेगा, क्योंकि सबसे पहले जब वो हिट करेगा वो इस वॉल को हिट करेगा। ठीक है, आई एम यूजिंग द वर्ड वॉल, दो इट इज इनअप्रोप्रिएट, आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। सो जस्ट इमेजिन,
ठीक है, जब भी पानी आया, ठीक है, जस्ट इमेजिन के स्क्रीन से अंदर से पानी आया, उसने क्या किया, इस पॉइंट को सबसे पहले हिट किया, इस पॉइंट को, ठीक है, इस वाले पॉइंट को नहीं हिट करेगा, क्यों, इसी पॉइंट को हिट करेगा। फिर यहां से जो मिट्टी है वो निकल के कहां पे आ जाएगी, वो इस साइड पे इकट्ठी हो जाएगी, जितनी यहां से मिट्टी बाहर आएगी उतनी इधर को डिपॉजिट हो जाएगी। और इसके कारण जो है, ये आप देखो शेप जो है अलग बनती जाएगी, ये ज्यादा ही कर्व्स बनने लग जाएंगे, इसको कहते हैं मिएंडर्स। जो नदी क्या है, मिएंडर करती है, घूमती हुई जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा पिक्चर। ये क्रॉस सेक्शन दिखाया हुआ है, अगर आपको दिख रहा है स्क्रीन में, ये क्रॉस सेक्शन में दिखाया है कि एक साइड पे क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, ये इनसाइड दी रिवर की इमेज है, और दूसरी साइड पे इरोजन हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। अब इसी से ही मिएंडर से ही बना हमारा ओक्सबो लेक्स। तो ओक्सबो लेक्स किसमें पाई जाएंगी, बेसिकली जो मिडल एरिया है उस रिवर का, उसमें पाई जाएंगी, ठीक है। मतलब ओक्सबो लेक क्या है, अब जब ज्यादा जो इरोजन होती रहेगी, अगर बहुत ही ज्यादा इरोजन हो जाएगी तो एक पूरे का पूरा जो ये रिवर सिस्टम है ये कट हो जाएगा और वो लेक फॉर्म कर लेगा। जैसे देखो, ये रिवर जो है मिएंडर कर रही थी, ठीक है, ये इसके अंदर भी जा रही थी, बट यहाँ पे कट हो गया, मतलब इतना ज्यादा उसके अंदर डेपोजिशन हो गया, उससे वो क्या है, वो अलग लेक बन के, जिसको ओक्सबो लेक बोल दिया, इसको ओक्सबो लेक बोलेंगे। और ये क्या है, रिवर जाती रही अपनी आगे कोर्स में। सो दिस हैपेंस इन दी मिडल फॉर्म, जो मैच्योर जो है हमारा, ठीक है। अब खुद जस्ट इसको याद करने का तरीका, मान लो जब कोई इंसान मैच्योर होता है, काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि 40s की एज में होता है, वो क्या मतलब कि अल्कोहल कंज्यूम करके क्या सीधा चलेगा, नहीं, वो टेढ़ा मेढ़ा कभी लेफ्ट साइड पे हिट करेगा, कभी राइट साइड पे हिट करेगा, ठीक है। तो क्या इसकी कैपेसिटी जो है यंग मैन की जितनी होगी, नहीं, इसकी कैपेसिटी जो है वो कम हो जाएगी, जो हमारा जो है कंकर पत्थर कैरी करने की कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो इसीलिए क्योंकि कैपेसिटी कम होगी कैरी करने की, जो इसके अंदर जो सेडिमेंट्स होंगे, जो सॉइल होगी, जो पार्टिकल्स होंगे, उसको क्या कर देगा, वो डिपोजिट कर देगा, अपने आसपास की जो लैंड में डिपॉजिट कर देगा, और उसी को हम बोलते हैं डेपोजिशनल लैंड फॉर्म्स। जैसे प्लेन्स, जो एलुवियल प्लेन्स बने, वो इसी से डेपोजिशन के कारण ही बने, ठीक है। सो दिस इज द मैच्योर फॉर्म। नाउ दिस ओल्ड की बात करें, सो ओल्ड में क्या होगी, वेलोसिटी बहुत ही कम होगी, ठीक है। तो इसमें जो है, इसमें रिवर डिपॉजिट कर रही थी, इसमें और भी ज्यादा डिपॉजिट करेगी, ठीक है। जस्ट इमेजिन, वहां से इरोड कर रही है, यहाँ पे डेपोजिशन हो रहा है, यहाँ पे और भी ज्यादा डेपोजिशन हो रहा है, इस डिग्री में जो है ये चल रहा है, ठीक है। सो इसके कारण, डेपोजिशन होने के कारण, जो भी इसके पास जो सॉइल, जो भी पार्टिकल्स होंगे, वो सेटल डाउन हो जाएंगे और आइलैंड्स बना लेंगे। इवन के रिवराइन आइलैंड्स इसी कारण बनते हैं। जो आइलैंड्स जो है क्या करेंगे, जो पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाएंगे और उससे आइलैंड्स, रिवराइन आइलैंड्स जो है, रिवर के अंदर आइलैंड जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। उसके अलावा इसके अंदर रिवर का करेक्टर कैसा होगा, ब्रेडिड, मतलब जो एक सीधी रिवर जा रही थी वो बहुत ही चैनल्स में बिखर जाएगी, ठीक है। मान लो कि जो रिवर मैच्योर फॉर्म में ऐसे सीधा जा रही थी, ठीक है, मिडिल स्टेज में ऐसे जा रही थी, वो आगे बहुत ही चैनल्स में बिखर जाएगी। क्यों, क्योंकि इधर डेपोजिशन ही इतना हो गया इस एरिया में। जब डेपोजिशन इतना ज्यादा हो गया, रिवर को पता ही नहीं चल रहा है किस साइड में जाना है, तो इसलिए वो अलग अलग चैनल्स में बिखर गई। सो दिस इज द ब्रेडेड चैनल ऑफ द रिवर, इसका ये फीचर है। देन और इसका फीचर क्या है, क्योंकि मैंने बोला कि डेपोजिशन हो जाता है, तो इससे क्या होगा, डेल्टास फॉर्म हो जाते हैं। तो डेल्टास क्या है, बेसिकली जहां पे रिवर और सी या लेक मिलते हैं, जहां पे रिवर, जहां पे बहते हुए खत्म होती है सी के अंदर, तो उसी एरिया के अंदर क्या हो जाता है, जो सेडिमेंट्स, जो रिवर बहुत दूर से लेके आई है इरोड करके, वहां पे सेटल डाउन हो जाते हैं, वहां पे सेटल डाउन होके एक लैंड फॉर्म बना देते हैं, जिसको डेल्टास बोल देते हैं, ठीक है। वो किस में पाए जाते हैं, वो इसी जो हमारा ओल्ड एज ऑफ द रिवर में ही पाए जाते हैं। सो दिस, और इसी के कारण क्या है, इस जो मैंने आपको करेक्टर्स बताए, इसी के कारण जो है सारे जो हमारे फीचर्स बनते हैं। जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं वाटरफॉल। आपको पता है अब के वाटरफॉल्स किस कैटेगरी में आते हैं, कहाँ पे बनते हैं, तो यंग एज में बनते हैं। तो किस तरीके से ये फॉर्म हुए वाटरफॉल, तो एक तो जो है वाटरफॉल्स जो है ये बनेंगे माउंटेनियस रीजन्स में, जहां से रिवर आती है, ठीक है।
दूसरे जो वाटरफॉल्स बनते हैं ये सी वाले एरिया में बनते हैं, ठीक है, दोनों एरियाज में वाटरफॉल्स बनते हैं, पर बनने का प्रक्रिया कैसे वो सुन लीजिए आप। सो बेसिकली जस्ट इमेजिन दिस सिचुएशन कि जो है हमारी रिवर जो है बह रही है, रिवर ऊपर से बह रही है, उसने देखा आगे जो है वो जो आगे जो लेयर है वो नीचे थोड़ा डाउन है, दोनों के अंदर बीच में अंतर है, ठीक है। अब ये अंतर आया कैसे, धीरे धीरे आया, जैसे जो ये हार्ड रॉक है, ये देखो ये हार्ड रॉक जो है बहता रहा, इस ये हार्ड रॉक की इरोजन करनी मुश्किल होगी रिवर को, मतलब हार्ड रॉक अगर कोई सिंपल ये रॉक जो हार्ड ना होता फिर तो रिवर इसको तोड़ते हुए सीधा ऐसे स्लोप में बह जाती और सीधा मिल जाती, कोई भी फॉल ना बनता, ठीक है। बट क्योंकि यहाँ पे हार्ड रॉक है, इसका इरोजन नहीं हो पाया, तो इस कारण जो है रिवर को इस तरीके से नीचे को आना पड़ा। अब इस तरीके से नीचे को आएगी तो जो नीचे वाला सॉफ्ट रॉक है उसका तो इरोजन हो गया, वो तो और पीछे को चला गया, रिसाइड बैक कर गया, और जो वो सिंपल और सिंपल जो रिवर है वो नीचे फॉल कर गई। मतलब मैं आपको फिर से एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये प्रोसेस टेक प्लेस करता है। मान लो कि ये क्या है, हार्ड रॉक है, और ये क्या है, सॉफ्ट रॉक है, ऐसे, ठीक है। रिवर क्या आई, इस तरीके से आई, ठीक है। जो पहले ये ऐसे बह रही थी स्लोप में मान लो, फिर धीरे धीरे क्या कर दिया, इसको इरोड करना शुरू कर दिया, इस येलो पोर्शन को, जो सॉफ्ट रॉक वाला पोर्शन है, इरोड करना शुरू हो गया, और सीधा फिर वो नीचे फॉल करना शुरू कर गई। इसको बोलने लग गए हम वाटरफॉल, ठीक है। तो जो नीचे वाला सॉफ्ट रॉक है उसको काट दिया, जो हार्ड रॉक है उसको काट नहीं पाया, इसलिए जो वाटरफॉल हमारा क्रिएट हो गया। सो दिस इज द थिंग, इस प्रोसेस को बोलते हैं अंडर कटिंग। जो नीचे सॉफ्ट रॉक को काटा ना, इसको बोलते हैं अंडर कटिंग, और इसी के कारण जो है जो हमारे वाटरफॉल्स होते हैं इसके पीछे केव्स बन जाती हैं। जैसे ये देखो ना, पीछे को ज्यादा रिसाइड जो है पीछे को काटना, अंडर कटिंग करना शुरू कर दिया, तो इसी के कारण जो वाटरफॉल के पीछे को केव्स बन जाती है। हमने मूवीज में भी ये सीन देखे हैं काफी, ठीक है, ये केव्स बनी हुई है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दी वाटरफॉल्स। सो रिलेटिव रेजिस्टेंस ऑफ द रॉक कारण फॉर्म होते हैं कि जो रिलेटिव रेजिस्टेंस है, जैसे ऊपर हार्ड है नीचे सॉफ्ट है, उसके कारण जो वाटरफॉल्स क्रिएट होते हैं। और रीजंस क्या है, रिलेटिव डिफरेंस इन द टोपोग्राफिक रिलीफ्स। अब जो डिफरेंट डिफरेंट टोपोग्राफिक रिलीफ्स है डिफरेंट, जैसे कि माउंटेन से प्लेट्यू तक पहुंच रहे हैं, तब भी वाटरफॉल्स जो है ज्यादा क्रिएट होते हैं जब प्लेट्यू से प्लेन की तरफ पहुंचते हैं। देन फॉल इन द सी लेवल। अब ये बात कर रहे हैं सी लेवल की, कि मान लो कि पहले क्या था, ये क्या है, सी है इस साइड पे, ये क्या है, लैंड है। जब ये वाटर लेवल डाउनग्रेड हो गया, जब ये वाटर लेवल नीचे पहुंच गया, ठीक है, तब क्या होगा, बेसिकली जो ऊपर से जो पानी आ रहा था वो सी में मिल रहा था, और बाद में क्या होगा, जब ये वाटर लेवल नीचे कम हो गया, तब वो जो पानी ऊपर से आ रहा था वो सीधा सी में ऐसे नीचे नीचे फॉल की तरह नीचे आएगा और मिल जाएगा। तो इस करके भी है जो हमारा वाटरफॉल क्रिएट होता है, ठीक है, जहाँ पे हमारी रिवर्स और जो है हमारे सी जो है मिलते हैं, वहां पे भी ऐसा जो वाटरफॉल्स हैं देखने को मिलते हैं कभी कभी। सो दिस वाज अबाउट द वाटरफॉल्स। नाउ मियंडर्स के मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से डेपोजिशन और इरोजन होती है, ठीक है। पोज करके पढ़ लेना, सेम वन एंड द सेम थिंग जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वही है, ठीक है। देन ओक्सबो लेक्स क्या है, मियंडर्स से ही जो कट ऑफ हो गया जो रिवर, उसी से ही उसको ही ओक्सबो लेक बोलते हैं। इन द ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम द मियंडर लूप्स कट ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म्स द कट ऑफ लेक, जिसको हम बोलते हैं ओक्सबो लेक। ये ओक्सबो लेक की एग्जांपल दी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फ्लड प्लेन्स की और लीव्स की, क्या होते हैं, क्या फर्क है इन दोनों में। सो बेसिकली जैसे आपको पता है कि ये रिवर जो है अपने ट्रैक में बह रही है, ठीक है, ये उसकी वैली है, उसके अंदर रिवर जो है बह रही है। अब जब फ्लड आ जाएगा, वो पानी के है इस जो ट्रैक से बाहर आ जाएगा और स्पिल आउट हो जाएगा, और इसके साथ साथ जो है इसके अंदर जो सेडिमेंट्स भी हैं वो भी स्पिल आउट होके साइड्स पे आ जाएंगे, ठीक है। फिर जो है सेकेंड फ्लड से पहले वो इस तरीके से दिखेगी जो रिवर की सिचुएशन है, फिर से पानी जो है नीचे हो गया तो इस तरीके से वो दिख रही है, फिर से फ्लड आया, फिर और डिपॉजिट्स जो है रिवर के साइड्स पे आ गए। अब जिस जिस एरिया में फ्लड टाइम पे पानी पहुंच रहा है, जिस जिस एरिया में जिस जिस टाइम पे फ्लड आने के कारण पानी पहुंच रहा है, जिस जिस रिवर के आसपास के लैंड में पानी पहुंच रहा है, उसको बोलते हैं हम फ्लड प्लेन्स, ठीक है।
और जो ये रिवर बैंक्स के ऊपर डिपॉजिट्स हो गए हैं, ये नेचुरल डिपॉजिट जो हो गए रिवर के, मतलब ये बैंक के ऊपर, मतलब कि रिवर के ट्रैक के आसपास जो नेचुरल डिपॉजिट्स हाइट हो गई है, उसको हम बोलते हैं लीव्स। लीव्स, ठीक है, LEVWS, लीव्स इसको बोला जाता है, ठीक है। सो एट द टाइम द रिवर फ्लोज इट्स बैंक्स, दिस लीड टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरहुड एरियाज, इसको हम बोलते हैं फ्लड प्लेन्स। As it floods, it deposits the layer of fine soil and other material called the sediments along its bank. तो इसके साथ साथ बैंक के में ये sediments और fine soil भी डिपोजिट कर देती है। This leads to formation of the flat fertile floodplains. The raised bank is called the leaves, ठीक है। तो केवल और केवल अपना क्या कहते हैं, सारे आसपास तो सॉइल फैलेगा ही फैलेगा, पर एक पॉइंट ऐसा होगा, एक जगह ऐसी होगी जहां पे ज्यादा पाइल अप हो जाएगा, वो जो सेडिमेंट्स है उसको बोल देते हैं लीव्स। सो दिस इज लीव्स एंड द फ्लड प्लेन्स, ठीक है। सो जब रिवर जो है एंड स्टेज में होती है, ओल्ड स्टेज में मैंने बोला था कि क्या बनाती है, वो डेल्टा बनाती है। तो इस तरीके से ये डेल्टा फॉर्म होगा, जो रिवर आई, ठीक है, वो अलग अलग ब्रेडेड चैनल्स में कन्वर्ट हो गई। ब्रेडेड चैनल्स में कन्वर्ट हो, मेन रिवर जो है जब वो सी के साथ मिलेगी ब्रेडेड चैनल में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो अपने जो सेडिमेंट्स को साइड पे डिपॉजिट कर देगी, और इस जो लैंड फॉर्म्स बन गया आसपास, इसको हम बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। ये किससे, जो ये ब्राउन कलर का दिख रहा है, ये लैंडफॉर्म किससे बना है, बेसिकली जो रिवर जो ऊपर से जो सॉइल इरोड करके लेके आई है, सेडिमेंट्स इरोड करके लेके आई है, वो यहाँ पे आके प्रेसिपिटेट हो गए, ठीक है। उसके कारण जो है ये डेल्टा बन गया, लैंडफॉर्म्स बन के। सुंदरबंस डेल्टा इसी के कारण बना, इसी प्रोसेस के कारण। और डिस्ट्रीब्यूटरीज मतलब ब्रेडिड चैनल्स, मतलब ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी में क्या फर्क होता है। मान लो ये मेन रिवर जा रही है, इसके अंदर अगर कोई दूसरी रिवर मिल जाती है, इसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरी, क्योंकि ये ट्रिब्यूट कर रही है, ठीक है, मेन रिवर को। अगर मेन रिवर आगे किसी हिस्सों में स्प्लिट हो जाए, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। दिस इज डिफरेंस बिटवीन ट्रिब्यूटरी एंड डिस्ट्रीब्यूटरी। और डेल्टास के बीच में बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और गंगा के एंड में जो हुगली रिवर वगैरह, ये सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज का ही पार्ट है। सो टॉकिंग टू द नेक्स्ट, जो कि वाटर की हम डेपोजिशन की ही बात करें, सो दैट इज सी वेव्स, ठीक है। तो सी वेव्स की अगर हम बात करें, सो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ फीचर जो हम देखने को मिलते हैं सी वेव्स के कारण। सो किस तरीके से, क्यों, मतलब सी वेव्स में क्यों ये फीचर्स क्रिएट करें। अब जैसे वाटर जो हमने रिवर्स में देखा था, पूरी के एनर्जी के साथ, वेलोसिटी के साथ आ रहा था, हिट कर रहा था, रॉक को काट रहा था, और उससे लैंड फॉर्म्स बने। उसी कारण जो है, जो ये हमारे वेव्स हैं, जब जो कोस्टल एरिया में जो वेव्स हैं, जब वो रॉक को हिट करते हैं, ठीक है, जब वो रॉक को हिट करेंगे, तो उसके अंदर जो उसकी इरोजन करने शुरू कर देंगे, उससे जो पार्टिकल्स जो है उसको निकालना शुरू कर देंगे, जो हमारा वेव्स हैं। उससे क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, जैसे ये रॉक है, उसको हिट किया, तो धीरे धीरे जब इसकी इरोजन होती गई, तो क्या बन जाएगा, केव बन जाएगा, गुफा बन जाएगा। जस्ट इमेजिन कि आप इसके एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं हम, अगर आपको याद हो कि जो छोटे बच्चे क्या करते हैं, जो एक पूरे रेत का टीला होता है, जो किसी के घर कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, उसके अंदर गुफा सी बनाने की कोशिश करते हैं। आई होप आप लोगों ने भी ऐसा किया हो। अब वो गुफा क्या है, कैसे बनाई, अब उसकी जो बीच में इरोजन करने के बाद वो केव हमने कैसे इरोजन करी, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, दैट इज नॉट द केस ऑफ इरोजन, बस समझाने के लिए। हमने कैसे इरोजन करी, अपने हाथों से मिट्टी को निकाल के। सो वैसे ही जो पानी है उसको हिट करी जाएगा, उसका केव बना देगा, इसको बोल देते हैं सी केव्स। अब जस्ट इमेजिन के अब उसी केव को, उसी रॉक के बीच में जब पानी हिट करी जाएगा, बार बार हिट करी जाएगा, तब वो जो केव नहीं रह जाएगा, मतलब वो दूसरी साइड से भी ओपन हो जाएगा रॉक, मतलब पूरा एक रास्ता ही बन जाएगा, उसको बोलते हैं सी आर्क। मतलब आर्क बन जाएगा ना, जैसे हम मोन्यूमेंट्स में देखते हैं आर्क होता है, द्वार जैसे होता है, ठीक है, आर्क आर्क आपने आर्ट एंड कल्चर में हम पढ़ते हैं। तो सेम काइंड ऑफ जो है सी आर्क यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, जो रॉक के अंदर जो आर्क बन गया, दैट इज द सी आर्क। देन इसको, और जब इससे भी ज्यादा इसकी इरोजन होती गई, रॉक की इरोजन होती गई, बिल्कुल जब इसके साइड से भी इरोजन होगी, सारे का सारा जब अकेला ही रह जाता है, रॉक का छोटा टुकड़ा रह जाता है, सो दैट इज द स्टैक, उसको स्टैक बोला जाता है, ठीक है। तो दिस कम्स अंडर दी सी वेव्स के इफेक्ट के अंदर, जो कारण जो हमारी इरोजन हो रही है, ठीक है। अब ये देख सकते हैं क्लिफ्स भी हैं जो इसी के कारण बने हैं, क्लिफ्स, इसको बोलते हैं सी क्लिफ्स। वो भी वेव्स जो है रॉक को हिट करते गए और ऐसे क्लिफ्स जो है क्रिएट कर दिए, ठीक है, इसको बोलते हैं सी क्लिफ्स।
ठीक है, ये तो मैंने इरोजन की बात करी कि इरोड हुआ, मिट्टी निकली और ये चीजें बन गई, सी केव्स, सी आर्क स्टैक। अब जो चीज इरोड हुई है वो कहीं डिपॉजिट भी तो होगी, और वो डिपॉजिट कहाँ पे होगी, जैसे कोस्टल एरियाज में जो बीचीज हैं वो इसी का पार्ट है। बीचीज कैसे बने, वो डेपोजिशन से, जो वहां से ऊपर से हमने इरोड किया था वो यहाँ पे आके डेपोजिशन हुई इसकी। ठीक है, सो बीचेस वगैरह हो गए, जो कोस्ट, जितने भी कोस्ट हैं वहां पे, कोस्टल एरियाज में जो प्लेन्स वगैरह वो इसी से ही बनते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट वर्क ऑफ आइस। वर्क ऑफ आइस का मतलब कि हम इसके अंदर कवर करते हैं ग्लेशियल जो एरोजन, जो ग्लेशियर के कारण जो एजेंट है हमारा, ग्लेशियर जो आइस है उसके कारण इरोजन कैसे होती है। आपको पता है कि हिमालयस के ऊपर हायर एल्टीट्यूड पे बहुत सारे ग्लेशियर्स प्रेजेंट है। ग्लेशियर्स क्या है कि एक हैवी मास ऑफ आइस जो एक जगह पे कलेक्टेड है, दैट आर द ग्लेशियर्स। सो रिवर्स, अब ग्लेशियर्स को हम बोलते हैं रिवर्स ऑफ द आइस, मतलब बर्फ की नदियों को हम बोलेंगे रिवर्स, ग्लेशियर्स बोलेंगे। अब बेसिकली इनको हम बोलते हैं नेचर्स बुलडोजर भी बोलते हैं। ये क्या है, नेचर के बुलडोजर। क्यों बुलडोजर, क्यों क्योंकि जो ग्लेशियर्स के नीचे, जो रिवर ऑफ आइस के नीचे जितनी भी लैंड होगी, जब ये ग्लेशियर्स थोड़े से भी मूव करेंगे, साथ के साथ जो उसके नीचे लैंड है सभी की इरोजन हो जाएगी, उन सभी पत्थरों की तोड़फोड़ हो जाएगी जो उस ग्लेशियर के नीचे प्रेजेंट है, इरोड करते हुए उसको आगे फेंक देगा, आगे धकेल देगा। सो दैट इज द वर्क ऑफ द आइस। ठीक है, उसके कारण जो है बहुत सारे जो है हमारे जो बेसिकली लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेक की। अब ग्लेशियर लेक्स जो है, लेक्स बनने के बहुत प्रोसेस हैं। जैसे क्रेटर लेक देखा था हमने लास्ट वीडियोस में, वो जो वोल्केनो ऊपर वाली साइड पे क्रेटर होता है, वहां पे जो पानी इकट्ठा हो जाता है उसको क्रेटर लेक बोल देते हैं। वैसे एक जो लेक बनने का प्रोसेस है दैट इज द ग्लेशियर लेक्स। सो होता क्या है, जो बड़े जो आइस की रिवर्स है, मतलब आप जो आइस जब वो मूव करेगा ग्लेशियर, ठीक है, जो नीचे जमीन होगी उसको बिल्कुल ही होलो कर देगा। ग्लेशियर्स कार्व आउट द डीप होलो देयर। ठीक है, फिर जो उसके अंदर जो आइस प्रेजेंट होगी वो मेल्ट हो जाएगी, और जो ग्लेशियर वाली आइस होगी मेल्ट हो जाएगी, और वो क्या बना देगी गर्मियों में, उसको बना देगी लेक। ठीक है, उसको बोल देते हैं हम ग्लेशियर लेक्स। ठीक है, सो जो माउंटेन रीजन में ज्यादातर जो लेक्स होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इसी रीजन से कारण बनते हैं। ओके, सब जब आप खुद इमेजिन करो, जब बुलडोजर चलेगा, आइस का बुलडोजर चलेगा, वो साथ में नीचे जो जमीन है उसको खुरेदते हुए अपना जो सेडिमेंट, जो बड़े बड़े पत्थर है वो भी तो साथ में लेता जाएगा। अब वो कहीं ना कहीं जाके तो पत्थर जो है इकट्ठे होंगे ना, तो उनको बोलते हैं ग्लेशियर मोरेन्स। द मटेरियल कैरिड आउट बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक्स, बिग एंड स्मॉल, सैंड, सिल्ट गेट डिपोजिटेड, और जहां पे वो डिपोजिट हो जाते हैं उनको बोलते हैं ग्लेशियर मोरेन्स। अगर आपको वो पूछे कि ग्लेशियर मोरेन्स किस तरीके के लैंडफॉर्म्स हैं, क्या वो इरोजनल है या डेपोजिशनल है, सो बेसिकली ये क्या है, डेपोजिशनल है, डिपोजिट होके बने हैं। जो ग्लेशियर जो सामान जो खरोदा था, इरोड किया था, वो एक पर्टिकुलर जगह पे जाके इकट्ठे हो गए, उनको बोलते हैं हम ग्लेशियल मोरेन्स। सो ये भी आगे अलग अलग तरीके के होते हैं, इसके बारे में एनसीईआरटी के अंदर डिस्कस नहीं किया हुआ, बट आपको इस पिक्चर से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो ये एक ग्लेशियर है, ये दूसरा ग्लेशियर है। ठीक है, अब एक ग्लेशियर भी खुरेदता हुआ लेके आया आगे रोक्स, दूसरा ग्लेशियर भी लेके आया, और वो दोनों जो रोक्स जो आगे खुरेदते थे वो एक लाइन में इकट्ठे हो गए। ठीक है, मतलब जहां पे दो ग्लेशियर मिलके जहां पे मिलते हैं वहां उसी लाइन में इकट्ठे हो गए पत्थर जो हैं, उसको बोलते हैं हमारा मीडियल मोरेन्स। मतलब मीडियल मतलब मिडल, मिडल में जो पत्थर इकट्ठे हो गए, डिपोजिट हो गए, उसको बोलते हैं मीडियल मोरेन्स। ठीक है, जो बिल्कुल एंड पे पत्थर इकट्ठे हो गए, ये ग्लेशियर जहां पे खत्म होता है वहां पे जो पत्थर इकट्ठे हो गए उनको बोलते हैं टर्मिनल मोरेन्स। ठीक है, जो रिवर की साइड पे जो पत्थर इकट्ठे हो गए उसको बोलते हैं लेटरल मोरेन्स। जैसे ये देखो, ये हाइकर जो है वो क्या कर रहा है, ये ग्लेशियर है, और उसके जो साइड पे जो है जो पत्थर इकट्ठे हुए हुए हैं उसके ऊपर हाइकिंग कर रहा है। सो दैट इज द लेटरल मोरेन, एग्जाम्पल ऑफ द लेटरल मोरेन। आई होप आपको इस पिक्चर से क्लियर हो गया हो ये तीनों में डिफरेंस। सो टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट, दैट इज द वर्क ऑफ द विंड। अब विंड का भी जो है बहुत बड़ा रोल रहता है, जो एज ए एजेंट ऑफ इरोजन एक्ट करता है विंड। वो कैसे बेसिकली,
सबसे पहले अगर हम बात करें, विंड का जो इफेक्ट है वो डेजर्ट्स एरिया में देखा जाता है सबसे ज्यादा। जो वहां पे डेजर्ट एरिया में रॉक्स हैं उनकी इरोजन होती है, या उनकी इरोजन से जो पार्टिकल जो है विंड अपने साथ लेके कहीं पे डिपॉजिट करता है, डेजर्ट एरिया में सबसे ज्यादा इस एजेंट का इम्पैक्ट देखा जाता है। सो जैसे कि सबसे पहले जो इसका मेंशन है इस चैप्टर में, सो दैट इज द मशरूम रॉक। तो ये देखो मशरूम की तरह दिखता है जो रॉक। तो ये किस कारण बना है, बेसिकली ये इरोजन करके बना है। जो इरोजन हुई बड़े पत्थर की, विंड ने इरोजन कर दी, सो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द मशरूम रॉक। और ये तो चलो एक ही मैंने आपको एग्जांपल दी, बहुत सारे तरीके के रॉक्स बनते हैं इस ड्यू टू दिस इरोजन। अब हुआ क्या, अगर मैं इसको हम डिटेल में करें, अब बेसिकली जो हवा चल रही थी, ठीक है, मान लो ये पहले पूरा एक बड़ा पत्थर हुआ करता था, जो हवा चल रही थी, ठीक है, अपने साथ में जितने भी धूल डस्ट पार्टिकल सारे छोटे छोटे कंकर पत्थर अपने साथ उड़ा के लेके आई, और इससे टकराने लग गई, इस पूरे जो स्ट्रक्चर है इससे टकराने लग गई। धीरे धीरे जब वो टकराती गई, धीरे धीरे जो ये जितने भी पार्टिकल्स एंड सारे के सारे डस्ट सारी की सारी जब इस पे अटैक करती गई, धीरे धीरे करके ये साइड से इरोड होना शुरू हो गया, ये साइड से इरोड होना शुरू हो गया, और धीरे धीरे वो क्या बन गया, एक मशरूम रॉक बन गया। अब ऊपर से इरोड क्यों नहीं हुआ, आपका सवाल हो सकता है। सो क्योंकि इसकी हाइट इतनी ज्यादा हो सकती है मे बी कि जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर तक पहुंचे ही ना, जो पार्टिकल्स ऊपर अटैक ना करें, नीचे नीचे अटैक करते रहे। सो दिस इज द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द जो इरोजनल लैंडफॉर्म्स जो बनते हैं रॉक्स, जिसका नाम है मशरूम रॉक्स, ठीक है। सो अब हम बात कर लेते हैं, जो नेक्स्ट मेंशन है वो है ड्यून्स का, ठीक है, जो सैंड ड्यून्स आपने सुना होगा। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, मतलब जो यहाँ से पार्टिकल्स जो है इकट्ठे किए हमने, वो सारे आगे जाके हमने डिपॉजिट करने हैं, ठीक है। अब ड्यून्स की बात करें, अब जस्ट इमेजिन जो जहां पे जो डस्ट है जो कितनी दूर तक जा सकती है, 2300 माइल्स तक जो है डस्ट ट्रैवल कर सकती है। जो डेजर्ट से जो डस्ट निकली वो 2300 माइल्स तक ट्रैवल कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल डस्ट फ्रॉम सहारा डेजर्ट से फॉल्स एज ए ब्लड रेन इन द इटली और स्विट्जरलैंड ग्लेशियर्स। अब जस्ट इमेजिन कि इटली कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड कहाँ पे है, और सहारा डेजर्ट से जो डस्ट है वो ऊपर ग्लेशियर्स में पड़ रही है, इतनी दूर जो है डस्ट जा सकती है। अब जो सैंड ड्यून्स है क्या, बेसिकली बड़े बड़े हिल्स हैं, किसके, सैंड के, जो डस्ट पार्टिकल्स के बड़े बड़े हिल्स हैं, वो अकोमुलेट होगी, मतलब जो सैंड जो है एक जगह अकोमुलेट हो गई है, और धीरे धीरे वो आगे मूवमेंट भी कर रहे हैं, ठीक है। सैंड हिल्स ऑफ सैंड बाय अकोमुलेशन एंड द विंड मूवमेंट्स, ठीक है। सो विंड क्या है, अपने साथ डस्ट को लेके गई, वो एक जगह अकोमुलेशन हो गई, तो उसने क्या बना दिया, सैंड ड्यून्स बना दिया, हिल्स ऑफ यू कैन से द सैंड, उसको हम सैंड ड्यून्स बोलते हैं। और ये मूव करते रहते हैं, कुछ तो मूव करते रहते हैं, कुछ एक ही जगह फिक्स रहते हैं। तो दो तरीके के सैंड ड्यून्स होते हैं, या तो मूव करते रहेंगे, आगे से आगे जो डस्ट को कैरी करते रहेंगे, हवा के मूवमेंट के साथ करते रहेंगे। और अनदर तरीके के जो सैंड हमारा होते हैं, जो होते हैं सैंड ड्यून्स होते हैं, दैट आर दी फिक्स्ड। ऐसा फिक्स्ड क्यों, आप खुद जैसे यहाँ पे इस इमेज में देखो कि जहां पे प्लांट्स उग जाएंगे, वेजिटेशन उग जाएंगी उन सैंड ड्यून्स के ऊपर, वो फिर वो आगे मूव कर ही नहीं पाएंगे ड्यू टू वेजिटेशन, ठीक है। तो इरोजन होती क्यों है, इरोजन तभी होगी ना जब वो अपरूट, जो रूट्स ही नहीं कोई होंगी उस सॉइल को बाइंड करने के लिए, जब जो हवा है वो उड़ा के ले जाएगी, अगर कोई वेजिटेशन ही प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। सो दिस वाज रिगार्डिंग दी सैंड ड्यून्स। सो नेक्स्ट इज, अब ये अलग अलग तरीके के डेजर्ट्स होते हैं, हमारे इस चैप्टर में मेंशन नहीं है, पर जो हम जनरली इमेजिन करते हैं पिक्चर, जैसे कई तो कोल्ड डेजर्ट हो गए, वो अलग तरीके का होता है। और एक टाइप है अर्ग डेजर्ट। अर्ग डेजर्ट मतलब जो हम दिमाग में ही इमेजिन कर लेते हैं कि हॉट डेजर्ट होगा, सैंड होगी वहां पे, ठीक है, सारा वैसे डेजर्ट्स को हम बोल देते हैं अर्ग डेजर्ट्स, ठीक है। तो ये वहीं पे पाए जाते हैं, सैंड ड्यून्स आपको पता है ये उसी तरीके के में। तो ये अलग अलग शेप्स के हो सकते हैं, जो सैंड ड्यून्स हैं, जो मिट्टी की हिल्स हैं, वो अलग अलग शेप के हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द एग्जांपल इज बारचंस, ठीक है। सो बारचंस क्या है, सो बारचंस क्या है, क्रिसेंट और मून शेप्ड ऐसे सैंड ड्यून्स
जो क्रीसेंट और मून शेप, मतलब क्रीसेंट क्या है, मून की तो एक शेप है ना, उस शेप के जो सैंड ड्यून्स है उनको हम बारचंस बोलते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये ऐसे बने तो बने कैसे, अब सबसे पहले तो ये देखते हैं। मान लो पहले ये प्लेन एरिया था, यहाँ पे कोई सैंड नहीं थी, यहाँ पे कुछ रॉक्स पड़े थे, यहाँ कुछ वेजिटेशन होगी इस साइड पे जहाँ पे आपको शेडो दिख रही है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो सैंड है उधर से विंड के साथ साथ यहाँ पे इकट्ठी होती रही, तो इस यहाँ पे ऑब्स्टेकल के कारण इस जगह इकट्ठी होती रही। मतलब मान लो कि यहाँ पे मैं हाथ से ऑब्स्टेकल लगा दूं, उधर से विंड सैंड लेके आ रही है, तो यहीं पे रुक जाएगी ना, तो इस तरीके से जो है सैंड जो है इकट्ठी होती रही। अब उसके बाद क्या हुआ, बेसिकली धीरे धीरे जब और विंड चलती गई तो जो साइड्स पे जो सैंड थी वो मुड़ने लग गई, उस जिसको बोलते हैं हॉर्न्स। अब जो जैसे सिंग होते हैं ना वैसे बन गई ये शेप, ठीक है, साइड्स पे जो है, ठीक है। तो इस जैसे अब डायरेक्शन क्या है विंड की, दिस इज द डायरेक्शन, ठीक है। ये साइड क्या है, लीवार्ड साइड होगी, मतलब जहां पे ये स्टीप देख रहे हैं आप, स्लोप देख रहे हैं, दैट इज द लीवार्ड साइड। एंड जो ये जेंटल स्लोप है, दैट इज द साइड फ्रॉम वेयर द विंड कम्स, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। यहाँ पे भी देख सकते हैं स्लिप फेस, मतलब जहां पे विंड नहीं है, लीवार्ड साइड की तरफ, विंडवर्ड साइड जहां से विंड आ रही है, ठीक है। तो ये हॉर्न्स बन के, इस शेप के हॉर्न्स बन के, इसको बोलते हैं जो क्रिसेंट शेप्ड बारचंस, ठीक है, बारचंस इस सैंड ड्यून्स को बोलते हैं। ये देख सकते हैं आप ये पिक्चर में। तो ये जो क्रिसेंट शेप है, ये तो या तो इंडिविजुअल होगी या ग्रुप में प्रेजेंट होगी, ठीक है। और इसके अलावा ये कॉमन कहाँ पे है, तुर्केस्तान में, जो या सहारा में, ये इस एरिया से, इसमें मेंशन नहीं है चैप्टर में, जस्ट फॉर नॉलेज से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो अकोमुलेशन क्यों हुई, ऑब्स्टेकल्स करके, कोई ग्रास पड़ी है या रोक पड़े हैं, जैसे मैंने आपको बताया। सो एनीवेज, ओके। सो सेकेंड टाइप ऑफ जो हमारे सैंड ड्यून्स है, दैट आर दी लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, जिसको हम सेफ्स भी बोल देते हैं। ये देखो, ये क्या है, जैसे जस्ट इमेजिन कि आपके फेस से जो विंड जा रही है अंदर को, और उसी डायरेक्शन में जो है ये ऐसे पैचेस बन गए हैं अलग अलग सैंड के। सो दिस इज दी लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, ठीक है। इसको सेफ्स भी बोलते हैं, उसको बारचंस बोलते हैं, इसको लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बोलते हैं, ठीक है, यहाँ इसको सेफ्स। सो ये याद रख लेना आपके। दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ द सैंड ड्यून्स। इसके अलावा और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, ट्रांसवर्स, वो सारे हम हायर क्लासेस में करते हैं, हायर बुक्स में वो पढ़ते हैं। सो नोट इन द एनसीईआरटी। अब ये तो हमने एक तरीके का डेपोजिशनल लैंडफॉर्म देखा डेजर्ट एरिया में। दूसरे तरीके का डेपोजिशनल लैंडफॉर्म जो मेंशन्ड है, दैट इज द लोएस। सो आपने सुना होगा लोएस प्लेट्यू इन चाइना, ठीक है। सो लोएस प्लेट्यू क्या है, मतलब बेसिकली लोएस है क्या, लोएस है जो सैंड है, जो हमने वो मिट्टी जो रेगिस्तान से आगे चली गई वो विंड के साथ साथ, एक ही जगह अगर वो इकट्ठी होती गई, एक ही जगह अगर वो हिल बना ले, मिट्टी का पहाड़ बना ले, स्टेबल पहाड़, फिक्स्ड पहाड़ बना ले, उसको हम लोएस बोल देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप ये देखो, पूरी चट्टाने बना दी। नो डाउट ये जो ये चट्टाने इजिली टूट सकती हैं, बट इस तरीके से जो बड़ी बड़ी चट्टाने बन गई, जो सैंड की चट्टाने बन गई, उनको हम लोएस बोलते हैं, ठीक है। सो दिस वर दी ऑल लैंड फॉर्म्स विच वी कवर्ड टुडे। उसके अलावा कि हमने बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, चैप्टर 6 में जाके, जो हमारा 6th क्लास में, उसमें जो प्लेट्यूज वगैरह माउंटेन्स कवर किए थे वो भी देख सकते हैं। अगर ये तो है जो हमने एक्सटर्नल फैक्टर्स करके जो लैंड फॉर्म बने थे उनके बारे में देखा। आई होप आपको ये पसंद आई हो वीडियो। हमने बहुत ही डिटेल में जो चैप्टर डिस्कस किया, रीजंस डिस्कस किए जो कि नहीं मेंशन थे एनसीईआरटी में, स्टिल बिकॉज वी वांट कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा है कि पूरा क्लैरिटी से साथ नहीं बताते। सो this was about the today's lecture. I hope you enjoyed learning geography with us. So thank you. Please like our channel, subscribe our channel, and moreover like our this videos if you are liking this. Share the Agaz with the NCERT playlist with your friends so that unko bhi benefit ho paye. So thank you once again.